हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th के लिए है। सेशन 2021 से 2022 एंड टर्म 1 के लिए है। सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 40 है। टाइम या अलाउड है 90 मिनट्स एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर के साथ। क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 पार्ट में बांटा गया है, A, B, C, और सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, बट आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 16 क्वेश्चन। सेक्शन बी भी 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें और आपको अटेम्प्ट करना है 16 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 2 और अटेम्प्ट करना है आपको सिर्फ 8 क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम लोग इस वीडियो में सेक्शन ए प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि 20 क्वेश्चंस है, बट याद रखिए आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 16 क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बाकी जो सेक्शन है बी और सी वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए पहला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर्ड 6 to 50. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4,9. तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 से 50 तक नंबर लिखा है कुछ कार्ड्स में। ठीक है, अब ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 45। अब इसमें से इस कार्ड में हम लोगों को जो नंबर आउटकम होगा वो परफेक्ट स्क्वायर लाना है। तो अगर 6 से 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 9, 16, 25, 36 एंड 49। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आउटकम्स। ठीक है, अब ये आउटकम्स को काउंट कर लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड द प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इज, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 45, क्योंकि कार्ड टोटल कितने हैं? 45। अब इसमें से हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये 1 टाइम में, ये 9 टाइम्स में। सो आंसर इज 19 डिवाइडेड बाय 9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. In a circle of diameter 42 cm, if an arc subtends an angle 60 degree at the center where pi is 22/7, then find the length of the arc. अब क्या है? एक सर्कल है तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल में O इज़ द सेंटर एंड यहाँ से एक सेक्टर बन रहा है और ये सेक्टर एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना है आर्क लेंथ। सो दिस इज A to B इज द आर्क लेंथ। ओके, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा अगर कैलकुलेट करा जाए? तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है तो उससे रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, 42 सेंटीमीटर। सो द रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 42/2 एंड दिस इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, 2πr। θ/360 इंटू 2πr क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आर्क है वो सर्कल के पेरीमीटर का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 22/7
इंटू आर दैट इज़ 21। सो इसको रिड्यूस करने पे ये 6 से रिड्यूस कर देंगे तो आपको मिलेगा 22 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, moving to the next question, that is question number 3. Sin theta is equals to x and sec theta is equals to y, then calculate the value of tan theta. तो sin theta का वैल्यू क्या दिया है x, sec theta का वैल्यू दिया रखा है y, और हम लोगों को कैलकुलेट करना है tan theta। ठीक है, तो tan theta क्या होता है sin theta बाई cos theta, और अगर sec theta को देखें तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। सो 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू है एक्स और 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू है वाई। ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या है वाई। सो द आंसर इज एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स वाई। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The pair of linear equations y is equals to 0 and y is equals to minus 5 has what? One solution, two solutions, infinitely many solutions और no solution। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड this is negative y axis। so this is the negative y axis। यहाँ पे negative y axis होता है, ये इस तरफ नेगेटिव होता है, अगर इस तरीके से चले तो ये पॉजिटिव होता है और ऊपर की ओर ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ऑरिजिन। ओके, दिस रेड डॉट इज कॉल्ड एज ऑरिजिन ओ। तो यहाँ पे y का भी वैल्यू ज़ीरो होता है ऑरिजिन पे और x का भी वैल्यू ज़ीरो होता है। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स एक लीनियर इक्वेशन का वैल्यू क्या दे रहा है y इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर इसका लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा इस एक्सिस पे ही आ जाएगा और दूसरा वैल्यू क्या है y इक्वल्स टू -5। सो y इक्वल्स टू -5 इज़ लाइक दिस। अब यहाँ से देखो तो दो पैरेलल लाइन मिलता है। पैरेलल लाइन जब भी होता है तो लीनियर इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा कि ये इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट मीन्स क्या है कि इसका सल्यूशन नो सल्यूशन होता है। ठीक है, कोई भी सल्यूशन नहीं होता है पैरेलल लाइन में। जब लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ अगर पैरेलल लाइन आए तो इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं और इसमें कोई भी सल्यूशन नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। A fair die is thrown once, the probability of even composite number is। एक fair die को फेंकने पर probability क्या मिलेगा even composite number का। ठीक है, तो सबसे पहले तो even composite number जान लेते हैं और even से पहले composite number क्या होता है। तो composite number ऐसा नंबर है जो कि प्राइम ना हो। ठीक है, not a prime number। ओके, तो इवन कंपोजिट कह रहा है, इवन कंपोजिट, और वो भी किस में डाइस में। ठीक है, तो डाइस में नंबर कितने होते हैं नंबर्स इन डाइस आर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इवन कंपोजिट बोल रहा है मीन्स इवन कंपोजिट इज 4 एंड 6। सो 4, 6। सो देयर आर नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इज नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सो दिस इज 2/6 दैट इज 1/3। सो 1/3 इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये सब स्टेप्स आप ओमिट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। 8 chairs and 5 tables cost 10,500 while 5 chairs and 3 tables cost 6,450। Then
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच शेयर। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक चेयर का कॉस्ट को मान लेंगे x। लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज x रुपीज़, ओके, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज रुपीज़ y। सो अगर 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स खरीदे जा रहे हैं तो हमारा टोटल प्राइस कितना पे करना हो रहा है, 10,500। सो दिस इज 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10,500 एंड 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल्स कॉस्ट ₹6,450। अब यहाँ से दो इक्वेशंस बन चुके हैं। इन दो इक्वेशंस को आप चाहो तो एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। सो एलिमिनेशन के लिए मैं y को इक्वल कर रही हूँ, देयरफॉर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 8 3 ज़ा 24x एंड 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 31,500। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन विल बिकम 25x प्लस ऑफ 15y इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 32,250। okay, so after subtracting the equation we will get x minus x is equals to minus 750. So the correct answer is 750 एंड ऑप्शन में हम लोगों को कैलकुलेट करना था बस चेयर का प्राइस। ऑप्शन ए मैच कर रहा है तो यही हमारा हो जाएगा सल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा। ओके, तो यहाँ से cos थीटा इज प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी में आता है, उसको याद कर लो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये जो इक्वेशन है इसको चेंज करते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो ऑपोजिट साइड ये माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। सो नाउ दिस इज द इक्वेशन 1 एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन द साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, एंड साइन टू द पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 था, सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो वी विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से अगर किसी को डाउट है कि साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, तो साइन टू द पावर 4 थीटा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा के बदले कॉस थीटा लिखोगे, अगर होल स्क्वायर लगाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नाउ moving to the next question, that is question number 8. The decimal representation of 23 divided by 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 2 will be terminating, non-terminating, non-terminating and repeating, non-terminating and non-repeating। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग का कंडीशन याद कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग अगर कोई डेसिमल है तो उसका कंडीशन क्या था कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए।
तो अगर इस क्वेश्चन में चेक करें तो ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो एलसीएम जब भी कैलकुलेट करना हो तो एक ही बात याद करना कि हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। अगर रिपीटेड नंबर है तो हाईएस्ट पावर लेंगे। तो ये 2 टू द पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और यहाँ पे 3 टू द पावर 2 है और 3 टू द पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF of two numbers is 18 and their product is 12,960. Their LCM will be. So product of two numbers is equals to LCM multiplied by HCF. This is the formula. So product of two number given here is 12,960 and we have to calculate the value of LCM and HCF का value दिया है 18. So 12,960 divided by 18 is equals to LCM. So आप इसको जब रिड्यूस करोगे तो 6 से रिड्यूस करते हैं, 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा एंड 6 6 ज़ा 36 एंड दिस इज़ 0. सो 3 से रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा 720. ओके, सो LCM इज़ 720 and option number C is the correct one. Now moving to the next question, that is question number 11. In the given figure, DE is parallel to BC. Which of the following is true? So यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें DE is parallel to BC दिया है, ठीक है। DE is parallel to BC. तो यहाँ से थेल्स थ्योरम याद करते हैं हम लोग। थेल्स थ्योरम क्या था, AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। इसी थ्योरम से प्रूव करके एक और सोल्यूशन आता है, AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC इज इक्वल्स टू DE बाई BC। जब हम लोग ये पैरेलल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स पैरेलल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक हाफ साइड लेना है और फिर देन फुल साइड का रेशियो, हाफ साइड देन फुल साइड का रेशियो, ठीक है। अगर DE रेशियो BC ले रहे हैं तो ठीक है। अब यहाँ से हमारा AE बाई EC का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो AE बाई AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC इज इक्वल्स टू DE बाई BC। अब यहाँ से AE का वैल्यू दिया रखा है A, AE का वैल्यू है A एंड EC का वैल्यू है B, DE का वैल्यू है X, BC का वैल्यू है Y, ठीक है। अब हम लोगों को इसके बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर Y को अपोजिट साइड भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा AY डिवाइडेड बाई A प्लस B। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. The coordinates of point P dividing the line segment joining the points A 1,3 and B 4,6 internally in the ratio 2:1 are. तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसमें दो रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, M और N, और X का वैल्यू क्या हो जाता है MX2 प्लस NX1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। तो यहाँ से सब कुछ डिटरमाइन कर देते हैं, X1 क्या है, M क्या है, N क्या है, ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है A और B। A का वैल्यू है 1,3, तो इसको ले लेंगे हम लोग X1 Y1, और B के कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे 4,6 X2 Y2। अब यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा X, Y, और ये P पॉइंट को ही P पॉइंट जो है लाइन AB को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ 2:1 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। तो
m का वैल्यू हो जाएगा 2 और n का वैल्यू हो जाएगा 1। तो x कैलकुलेट करते हैं। इसमें से x कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे m का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू क्या है 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, n का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। देयरफॉर दिस इज 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 एंड 2 प्लस 1 3। सो इसको रिड्यूस करने पे हमारा आंसर मिलता है 3। तो x का यहाँ पे वैल्यू आया है 3। अब कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। p का कोऑर्डिनेट्स 3, y का वैल्यू कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा। तो ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है, उसी में सिर्फ x का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ x को ही सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका टाइम भी सेव करेगा एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। ठीक है, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सो 3825 को ब्रेक करेंगे तो ये एलसीएम लेने के बाद आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 17। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 17। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी आपको लग रहा होगा कि इसमें तो 5 स्क्वायर 25 लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर AD is 4 centimeter, BD is 3 centimeter, CB is 12 centimeter, then cot theta equals 2। So यहाँ पे cot theta का वैल्यू कैलकुलेट करना है। So cot theta equals to base by perpendicular। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल में cot theta बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में कौन बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा वो थीटा से डिटरमाइन करा जाता है। तो ये रहा थीटा। थीटा के राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने वाला जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ वाला साइड हमेशा बेस होता है एंड 90 डिग्री के ऑपोजिट का साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। AD का वैल्यू दिया है 4, BD का वैल्यू है 3 एंड BC का वैल्यू दिया है 12। ओके, सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लोगों को कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्राइंगल थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और साथ वाला साइड क्या हो जाएगा? बेस। सो हियर BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर। अब यहाँ से BC का वैल्यू क्या दिया है? 12 और AB का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर देखिए ऑप्शन की तरफ तो एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें न्यूमरेटर 12 है, तो आप बिना सॉल्व किए ऑप्शन नंबर डी भी टिक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप याद करो कि अगर ये 4 है, ठीक है, और ये 3 है तो ऑफकोर्स सामने वाला साइड, डी के सामने वाला साइड 5 ही होगा क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। नाउ इसका सोल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12/5, क्योंकि 12/AB का वैल्यू पुट करना था तो ये 12/5 हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ रेक्टेंगल ABCD फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ABCD का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोगों को x और y कैलकुलेट करना है। सो रेक्टेंगल का क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स का वैल्यूज इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। देयरफॉर इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो y दोनों अपोजिट साइन था इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x एंड 12 प्लस 8 इज़ 20। नाउ इसको कैंसिल कर देंगे तो x का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x का वैल्यू 10 है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। सो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को y का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आंसर तो वही रहेगा, x का वैल्यू 10 ही रहेगा। आप
वाई का कैलकुलेट करो कोई भी वैल्यू तो 10 ही रहेगा। तो बाकी सारा ऑप्शन चेक करें तो एक्स का वैल्यू 12 है, 2 है, 20 है, तो ये ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. In an isosceles triangle ABC, AC is equals to BC and AB square is equals to 2AC square. So this is the isosceles triangle A, B and C. So AC is equals to BC दिया हुआ है and AB square is equals to AC square plus AC square. ये जो इक्वेशन है इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब AC के बदले यहाँ से लिख देंगे हम लोग BC स्क्वायर एंड दिस इज AC स्क्वायर एंड AB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एंगल C का मेज़र पूछ रहा है कि एंगल C का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो एंगल C विल बी, अगर यहाँ से इस इक्वेशन को देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम पे फिट हो जाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा। ये ए हो गया है, यहाँ पे सी एंड दिस इज बी, दोनों साइड इक्वल है और इन दोनों के सम इक्वल है ए बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. If -1 is a zero of the polynomial px x square minus 7x minus 8, then other zero is. तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है, तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो डिवीज़न एल्गोरिदम से, दूसरा फैक्टराइज करके। सो फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इजी है, तो फैक्टराइजेशन पे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। अगर फैक्टराइज करना है तो हम लोगों को फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना होता है, ये 8 को मल्टीप्लाई करना होता है x के कोफिशिएंट से। ठीक है, सो या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज़ 8x स्क्वायर, और 8 को ब्रेक कर देंगे 8x और x में, तो 8x में से अगर x चला गया तो ये 7x मिल जाएगा हम लोगों को वैल्यू, बट हम लोगों को चाहिए यहाँ पे -7x। सो दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ प्लस। So x square minus of 8x plus of x minus 8. Now x square में से x कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा x minus 8 एंड इसमें से 1 प्लस कॉमन आएगा और ये हो जाएगा x minus 8. So this is x plus 1 and x minus 8. Now we will take it equal to 0. Then x का वैल्यू एक हो जाएगा -1 एंड दूसरे वैल्यू हो जाएंगे 8। ओके, सो यहाँ पे देखें तो एक वैल्यू दिया रखा था और दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करना था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18. In a throw of pair dice, the probability of same number on each die is. तो यहाँ पे दो डाइस को फेंका जा रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर निकालना है हम लोगों को कि डाइस, अगर दो डाइस को हम उछालें तो सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी P ऑफ E गेटिंग Moving to the next question, that is question number 18. In a throw of pair of dice, the probability of same number on each die is. तो यहाँ पे दो डाइस को उछाला जा रहा है तो सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक डाइस को अगर फेंका जाए तो इसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं, आउटकम्स अगर चेक करें तो outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ओके, बट यहाँ पे सेम नंबर कहा गया है, तो सेम नंबर वो भी दो डाइस को फेंक रहे हैं, तो ये आ सकता है 1,1, 2,2, 3,3,
4,4 एंड 5,5 6,6 यही आ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि दो डाइस को उछाल रहे हैं और सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब दो डाई को उछाला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पहले तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि नंबर ऑफ डाइस को उछालने पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर डाइस का नंबर है n, ठीक है, नंबर ऑफ डाइस n है और नंबर ऑफ आउटकम्स अगर चेक करें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाता है 6n। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डाइस कितना है, 2 है, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36। सो दिस इज 36 एंड न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 6। डबल नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 36, दैट इज 1/6। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। The midpoint of 3p, 4 and -2, 2q is 2, 6. Find the value of p plus q। यहाँ पे p plus q के वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करना है और यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। इसका कोऑर्डिनेट्स a हो जाएगा, ये b, 3p, 4 and this is -2, 2q। नाउ मिड पॉइंट इन दोनों लाइन को, मिड पॉइंट क्या है p x, y। ठीक है, मिड पॉइंट मीन्स ए पी इजकल्स टू पी वी। सो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। मिड पॉइंट फार्मूला x के लिए क्या होता है, x1 + x2/2 एंड y के लिए क्या होता है, y1 + y2/2। ओके, सो x का वैल्यू यहाँ पे देखें तो क्या दिया है 2,6। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ले लेंगे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे x2 y2। सो x इज इक्वल्स टू 2 एंड x1 इज 3p एंड x2 इज -2। सो प्लस माइनस माइनस -2 एंड दिस इज 2। नाउ वी विल टेक 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज 4 एंड 3p -2। ओके, 4 इज इक्वल्स टू 3p -2। नाउ -2 को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। 4 + 2 इज 6 एंड 3p, 3 से रिड्यूस करोगे तो p का वैल्यू मिल जाएगा 2। अब ऑप्शंस की तरफ चेक कर लेते हैं कि p का वैल्यू, so the value of p is 2. Now we will calculate the value of q also to get the value of p plus q. So y1 का वैल्यू क्या है 4 and y2 का वैल्यू क्या है 2q. So this is divided by 2 and y का वैल्यू क्या है 6। 4 + 2q, 2 को अपोजिट साइड ले जाना है, so this is 12 and 4 + 2q, therefore 2q is equals to 12 - 4, +4 है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा एंड दिस इज 8। सो द वैल्यू ऑफ q इज 4। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं p + q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 4 दैट इज 6। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question of section A. Decimal expansion of 147 by 120 will terminate after how many places of decimal। तो यहाँ पे क्या है कि आपको डिवाइड करना है 147 को 120 से और देखना है कि कहाँ पे ये जो डेसिमल है मीन्स डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ओके, सो वी विल डिवाइड 147 with 120। सो दिस इज़ 1 टाइम 120 and 7
और यहाँ से ये हो जाएगा 2। नाउ वी विल पुट अ डेसिमल एंड वी विल पुट अ 0 ऑल्सो। सो 122 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 एंड रिमाइंडर इज 30। नाउ अगेन वी विल पुट द वैल्यू 0 एंड क्या हो जाएगा 120 से 2 टाइम्स में ही ये डिवाइड हो पाएगा, ये 240 हो जाएगा एंड 60 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। अगेन हम लोग 0 लगाएंगे, फिर से 120 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, सो 600 ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डेसिमल कितना गया है, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 1 2 3, सो टोटल नंबर इज 3। Therefore option number C is the correct one. So this is the end of the video and thank you for listening. Now सेक्शन बी जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम्स में मदद मिल सके। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।